अर्ली 90s के दौर में यूरोप और यूएस के अंदर बैंकिंग सेक्टर और रियल एस्टेट अपने अरूज पर थे और बहुत से लोग इन दोनों सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने को सबसे सेफ कंसिडर कर रहे थे। बट 90s के बाद इंटरनेट के आने के बाद बहुत से लोग ये बात समझ रहे थे कि टेक्नोलॉजी आने वाले दौर में एक बड़ा रेवोल्यूशन कंसिडर होगा। और उसी टाइम एप्पल के सीईओ स्टीव जॉब्स ने भी कहा था कि इंटरनेट की इन्वेंशन जस्ट एक डेवलपमेंट नहीं है बल्कि ये एक बड़ा रेवोल्यूशन है। 1995 तक हर तरफ इंटरनेट की बात हो रही थी। पहली दफ़ा लोग किसी एक ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे थे जिनके पास ना तो कोई फैक्ट्रीज थी और ना ही कोई फिजिकल प्रोडक्ट्स थी। फिर भी हर बंदा इंटरनेट से पैसे कमाने की बात कर रहा था, बट ये किसी को नहीं पता था कि इंटरनेट से पैसा आएगा कैसे। .com बूम की असल स्टोरी 1995 के बाद स्टार्ट होती है और उसमें नेटस्केप ऑर्गेनाइजेशन का बहुत अहम रोल है। ये वही ऑर्गेनाइजेशन है जिसने नेटस्केप नेविगेटर के नाम से पहला कमर्शियली यूज्ड ब्राउजर भी बनाया था और इसी कंपनी के अंदर काम करते हुए ब्रेंडन आइकी ने एक पॉपुलर लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट भी बनाई थी। नेटस्केप की क्रिएशन के सिर्फ एक साल बाद ही जून 1995 में नेटस्केप की पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई थी कि नेटस्केप की टीम ने अपना पहला आईपीओ लॉन्च करने का फैसला किया। बेसिकली आईपीओ या इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग वो वक्त होता है जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने शेयर्स पब्लिक के सामने पेश करती है। और फाइनली 9 अगस्त 1995 को नेटस्केप ने अपना पहला आईपीओ लॉन्च किया। उस दिन का माहौल इंतहाई पुरजोश था, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कोई ब्लॉकबस्टर मूवी की लॉन्चिंग चल रही हो। शेयर्स की कीमत जो शुरू में $14 थी उससे आखिरी लम्हात में बढ़ाकर $28 तक बढ़ा दिया गया। मार्केट में ओपनिंग पर इतनी ज्यादा डिमांड थी कि नेटस्केप के शेयर्स की ट्रेडिंग में काफी ज्यादा तखीर भी हुई। पहला ट्रेड $71 पर हुआ था जो कि एक बड़ा रिकॉर्ड था, जो कि पहले दिन के लिए कीमत को तकरीबन ट्रिपल कर देता है, जिससे नेटस्केप की मार्केट वैल्यू लगभग $3 बिलियन तक पहुंच गई। ये दिन सिलिकॉन वैली में नेटस्केप मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है। नेटस्केप की कामयाबी की सबसे बड़ी वजह उसकी टाइमिंग थी। जब नेटस्केप का पहला आईपीओ मार्केट में आया उससे पहले ही उसकी हाइप इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि हर कोई इस चीज का इंतजार कर रहा था। नेटस्केप .com बूम में आने वाली पहली ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी। उसी दौरान और भी बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन मार्केट में आती हैं, जिनमें Amazon, eBay और बहुत सारी पॉपुलर ऑर्गेनाइजेशन। Amazon को जेफ बेजोस ने 1994 में एक ऑनलाइन बुक स्टोर के तौर पर कायम किया। eBay जो 1995 में कायम हुई, जल्द ही ऑनलाइन ऑक्शन और शॉपिंग की एक बड़ी साइट बन गई। और इसी दौरान याहू एक सर्च इंजन भी स्टार्ट हुआ और जल्द ही एक पॉपुलर वेब पोर्टल बन गया। उस टाइम बहुत से लॉजिस्टिक्स इश्यूज की वजह से किसी नए स्टार्टअप के लिए मार्केट में आना बहुत ज्यादा चैलेंजिंग था। अगर हम जस्ट यूएस की ही बात करें तो अमेरिकन सिक्योरिटीज एक्ट ऑफ 1993 और 1934 के तहत पॉलिसीज ज्यादातर इन्वेस्टर्स की फेवर में थी जो उनकी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करता था। इसीलिए नए स्टार्टअप्स को इनकरेज करने के लिए यूएस गवर्नमेंट ने यूएस टेलीकम्युनिकेशन एक्ट ऑफ 1996 लॉन्च किया। इस एक्ट ने मार्केट में मौजूद बहुत सी रेगुलेशंस को ना सिर्फ खत्म कर दिया था बल्कि गवर्नमेंट ने अपनी फीस के अंदर भी बहुत ज्यादा कमी कर दी थी। .com बूम में मीडिया का रोल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तरफ गवर्नमेंट बहुत सी नई पॉलिसीज बना रही थी और इन स्टार्टअप्स को इनकरेज किया जा रहा था, दूसरी तरफ मीडिया भी इन स्टार्टअप्स को, इनके फाउंडर्स को एक खास अटेंशन दे रहा था। उस टाइम के मशहूर आउटलेट्स वॉल स्ट्रीट जर्नल, न्यूयॉर्क टाइम्स और फोर्ब्स जैसे मशहूर मीडिया आउटलेट्स ने इन स्टार्टअप्स को खास अटेंशन दी। इन प्लेटफॉर्म पर स्टार्टअप्स के फाउंडर्स को सक्सेस स्टोरीज के तौर पर पेश किया गया जो इन स्टार्टअप्स को, इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने और फंडिंग हासिल करने में मददगार साबित हुए। ये न्यूज़पेपर और मैगजीन द नेक्स्ट बिग थिंग और रेवोल्यूशनाइजिंग द मार्केट जैसी हेडलाइन से भरे रहते थे जो नए एंटरप्रेन्योर्स और स्टार्टअप्स को रातों रात सेंसेशन बना देते थे। लेकिन इस हाइप के बीच में कुछ लोग ऐसे भी थे जो इन्वेस्टर्स को ब्लाइंडली इन्वेस्ट करने से वार्न कर रहे थे। इन्हीं में से एक प्रोमिनेंट आवाज वॉरेन बुफेट की थी। वॉरेन बुफेट जो दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स में से एक हैं, वो खुलकर इन .com कंपनी से सवाल कर रहे थे कि उनका प्रॉफिट मॉडल क्या है। बुफेट का ये कहना था कि ये स्टार्टअप सिर्फ ग्रोथ के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन उनका कोई क्लियर प्लान नहीं है कि वो प्रॉफिट कैसे जनरेट करेंगे। मगर उस वक्त का मीडिया उनकी आवाज़ को बहुत ज़्यादा दबा रहा था।
1998 तक .com बूम की हाइप अपने अरूज पर थी और उसी दौरान एक ई कॉमर्स स्टार्टअप Pets.com ने मार्केट में एंट्री की। ये वेबसाइट नवंबर 1998 में रजिस्टर हुई थी। ये वही वक्त था जब लैरी पेज और सर्गी ब्रिन ने गूगल की बुनियाद भी रखी। Pets.com का मकसद था कि वो इंटरनेट के जरिए सीधा कंज्यूमर्स को पेट फूड और सप्लाईज बेच सके। इस प्रोजेक्ट को स्टार्टिंग में ही काफी बड़ा वेंचर कैपिटल मिला, जिसमें Amazon.com से $50 मिलियन की फंडिंग शामिल थी और इसने मार्केटिंग पर खासी ज्यादा तवज्जो दी। बावजूद इसके कंपनी को स्टार्टिंग में काफी हाइप मिली थी, मगर इन्वेस्टर्स ने बहुत सी चीजें भी नजरअंदाज की थी। सबसे पहले कंपनी का बिजनेस मॉडल प्रैक्टिकली और प्रॉफिटेबिलिटी के लिहाज से कमजोर था। पेट सप्लाईज खास तौर पर फूड ऑनलाइन बेचने में बहुत से लॉजिस्टिकल चैलेंजेस थे, क्योंकि इन प्रोडक्ट्स का बल्क और वेट ज्यादा होता है। इस बेसिक फ्लो ने मुश्किल बनाया कि कंपिटिटिव प्राइस ऑफर करते हुए भी प्रॉफिट कमाया जा सके। इवेंचुअली ये सारे एक्सपेंसेस प्रॉफिट मार्जिन में से एडजस्ट हो रहे थे। इसके अलावा Pets.com ने एक और बड़ी मिस्टेक की थी। उन्होंने अपने प्रॉफिट से कहीं ज्यादा जस्ट एड और कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए पैसा लगा दिया था, जैसा कि उन्होंने 2000 के सुपर बॉल एड पर $1.2 मिलियन स्पेंड किए थे, जो कि एक बड़ी रकम। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज, Pets.com ने प्रॉफिटेबिलिटी के लिए स्ट्रेटेजिक प्लानिंग ही नहीं की थी। उनकी सारी उम्मीद ऑनलाइन मार्केट की ग्रोथ पर थी। वो अज्यूम कर रहे थे जैसे ही ऑनलाइन मार्केट मैच्योर होगी प्रॉफिट खुद ब खुद आना शुरू हो जाएगा, बट रियलिटी में ऐसा कभी भी नहीं हुआ। और फाइनली नवंबर 2000 तक, यानी अपने आईपीओ के सिर्फ 268 डेज के बाद ही Pets.com को बंद कर दिया गया। 2000 के बाद .com कंपनीज के शेयर्स में एक नुमाया कमी आना स्टार्ट हुई। शुरू में इन्वेस्टर्स ने सोचा कि मार्केट में थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन नॉर्मल है, लेकिन जब कुछ बड़े इंसिडेंट सामने आए, जैसे Pets.com और Web1 जैसे प्रोमिनेंट स्टार्टअप का कोलैप्स हुआ, तो सबको एहसास होने लगा कि ये सिर्फ टेम्परेरी डिप नहीं है। इन्वेस्टर के अंदर पैनिक तब बढ़ गई जब इन कंपनीज के बिजनेस मॉडल की वीकनेस सामने आने लगी और वॉरेन बफेट के वो क्वेश्चंस फिर से डिस्कस करने लगे जो उस टाइम मीडिया के अंदर इग्नोर कर दिए गए, और लोग उस टाइम पे क्वेश्चंस कर रहे थे इन कंपनीज से कि इनका बिजनेस मॉडल क्या है, बट तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी। इस डिक्लाइन का क्लाइमेक्स अक्टूबर 2002 में आया, जब नस्दक कंपोजिट इंडेक्स अपने पीक से लगभग 80% गिर चुका था। इस मैसिव फेल के नतीजे में हजारों .com कंपनीज बंद हो गई और मार्केट से तकरीबन 5 ट्रिलियन की वैल्यू कंप्लीटली वाइप आउट हो गई। ये बबल बर्स्ट इतना इम्पैक्टफुल था कि इसने बिजनेस स्ट्रेटजीज को दोबारा इवेलुएट करने पर मजबूर कर दिया। कंपनीज को ये समझ आ गया कि सिर्फ ग्रोथ मैट्रिक्स पर फोकस करना काफ़ी नहीं है, बल्कि सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल और रियल प्रॉफिटेबिलिटी पर फोकस करना भी ज़रूरी होता है।